दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद कुछ बच्चे पर्सनली इस लॉकडाउन में कांटेक्ट किए और बोले कि सर कुछ एसएसटी का वीडियो आना चाहिए। तो आज से हम सीरीज के रूप में आप लोग को प्रत्येक 2-3 दिन के बाद एक एक वीडियो मिलता जाएगा। एसएसटी का एक एक वीडियो आप लोगों को मिलता जाएगा, है ना। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स, और क्लास 10 के लिए सिविक्स का पहला जो चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हमको कुछ चीजें पहले से आनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा, पिछले मतलब 9th के क्लास में या 8th के क्लास में आप लोग वेल प्रिपेयर होके आए हैं। तो वहां आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक, ये 3 तरीके के गवर्नमेंट कॉमनली हमको फंक्शनली देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, तो अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसको बेसिकली हम लोग पहले 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि सरकार का, गवर्नमेंट का मतलब ही होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स। तो सबसे पहला आता है लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेटिव। दूसरे आते हैं एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी, है ना, जुडिशरी। पहला लेजिस्लेटिव होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है, तीसरा जुडिशरी होता है। इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। लेजिस्लेटिव वैसे लोगों को कहते हैं जिसको हम लोग वोट देके बुलाते हैं, और वोट देकर के जब हम इलेक्ट करते हैं तो वो हमारे लेजिस्लेटिव कहलाएंगे। लेकिन जब वो चुन के कोई पोस्ट पे चले जाए, जैसे वो राष्ट्रपति हो जाए, या फिर प्राइम मिनिस्टर, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उनको एग्जीक्यूटिव में ही काउंट करेंगे। हालांकि लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करें तो इस पर 2 चीजें होता है। एक तो यूनियन लेवल की चीजें होती है, और एक होती है स्टेट लेवल की चीजें, है ना। यूनियन लेवल को हम लोग कॉमनली 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है लोकसभा, है ना, और दूसरा होता है राज्यसभा। समझ में आई बात? पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। उसी तरीके से अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो यहां पर भी 2 होंगे। एक होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि सभी स्टेट में है और सभी यूटी में है, यूनियन टेरिटरी में। और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये हमारे लेजिस्लेशन का पूरा स्ट्रक्चर सामने आ गया। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव तो बताए हैं, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा जो इसका आता है वो होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो हम बताए थे कि इसी लेजिस्लेशन से उठ के जाएंगे। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कॉमनली 2 जगह से आते हैं। एक तो या तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से आए, पीसीएस से, है ना। इसमें अगर तुम देखोगे कि स्टेट के लिए होगा तो उसको कहेंगे एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और बिहार, भारत सरकार भी एक निकालती है तो उसका नाम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा पीसीएस से आता, कुछ जगह पे तुम क्या देखोगे कि लेटरल एंट्री होती है ना। लेटरल एंट्री में क्या होता है कि जो एक्सपर्ट होते हैं गवर्नमेंट उसको कुछ समय के लिए या परमानेंट बेसिस के तौर पर भी अपॉइंट करती है, और उसकी सेवाएं देश के लिए लिया जाता है। तो मोटा मोटी ये स्ट्रक्चर है हमारा गवर्नमेंटल ऑर्डर का।
अब इसमें हमें यह समझना है कि पावर शेयरिंग होता क्या है, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग, है ना। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है या पावर शेयरिंग होता क्या है, उसको समझने का बेसिक फंडामेंटल चीज क्या है, यह सब हम समझते हैं। ओके, है ना। पावर शेयरिंग, देखो पावर का मतलब क्या होता है, फिजिक्स वाला पावर। यहां पे पावर का क्या मतलब होगा, आप किसी भी चीज को कितना ज्यादा पब्लिक वेलफेयर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी को पावर कहते हैं। गांव घर में कहा जाता है बड़ी पावर और गोपा, है ना, बड़ी पावरफुल आदमी है। तो इसी पावरफुल आदमी को अगर ये पावर वन हैंडेड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज्ड पावर, है ना। इसी को हमें शेयर कर देना है, बांट देना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर हम क्यों बांटेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ चीज समझना पड़ेगा कि हम किसी भी पावर को क्यों बांटते हैं या क्यों बांटना चाहिए, है ना। तो आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा कि पावर शेयरिंग के लिए दो स्टोरी आपको पढ़ना है। एक है बेल्जियम, है ना, बेल्जियम। अब देखो बेल्जियम जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री किसको कहते हैं, जिसके चारों तरफ देश ही देश हो। तो अमूमन पास है, इसके पास कुछ बाउंड्री होगा, हमें बेल्जियम के बारे में पढ़ना है तो कुछ बाउंड्री होंगे। तो चलिए बाउंड्री की बात कर लेते हैं। बाउंड्री में सबसे पहले होता है फ्रांस, सबसे पहले है फ्रांस, चलिए। दूसरा है जर्मनी, तीसरा है नॉर्वे, है ना, नॉर्वे। ये सभी इसके बाउंड्री के आसपास है। अगर बेल्जियम के कैपिटल की बात की जाए, है ना, तो उसको कहते हैं ब्रसेल, है ना, क्या लिखते हैं, ब्रसेल, ब्रसेल। चल, तो यहां से सबसे पहला ये जो आपका कैपिटल है, यहीं से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जहां जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां पे मैं टिक मारता जाता हूं। तो यहां से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर इज द कैपिटल या नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो ब्रसेल हो गया। अब देखिए यहां पे एक टर्म यूज होगा जिसको हम लोग कहते हैं इथेनिक कंपोजिशन, है ना, इथेनिक कंपोजिशन। ठीक, ये क्या है, देखो सपोज करो कि हम दो घर के बारे में स्टडी कर रहे हैं या एक मोहल्ला के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। ए में क्या है, ए मोहल्ले में लिटरेट लोग, है ना, लिटरेट लोग कितने हैं, 50% है। दूसरा है अनलिटरेट, वो कितने हो गए जी, 45%। इस मोहल्ला को हम किस बेस पर स्टडी किए हैं जी, लिटरेसी के आधार पर। उसी तरीके से हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कास्ट के आधार पर बंटवारा होता है, रिलीजन के आधार पर बंटवारा होता है ना। जब हम किसी भी चीज को भाषा यानी कि डायलेक्ट जो हम लोग बोलते हैं उसके आधार पर अगर हम कंपोजिट करें, उसका एक ग्रुप बनाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं इथेनिक कंपोजिशन। ठीक, चलिए अब अगर हम लोग बेल्जियम की बात करते हैं तो अमूमन बात है कि कहीं पर भी 100% लोग होंगे, है ना, 100% लोग हैं, जिसमें से कि 3 भाषाएं मुख्यतः तौर पर वहां बोली जाती है ना। 3 भाषा मेनली रूप से वहां बोला जाता है। सबसे पहले आता है क्या, फ्रेंच। फ्रेंच अमूमन बात है कि जिधर से फ्रांस है उस एरिया में बोला जाता होगा फ्रेंच। फ्रेंच बोला जाता है, मतलब टोटल फ्रेंच बोलने वाले लोग जो हैं वो बेल्जियम में कितने, 40%। ठीक, दूसरा, पहला तो ये फ्रेंच हो गया 40%। दूसरा जो है वो है डच, है ना, डच।
डच जो है वो 59% लोग बोलते हैं, और 1% जो लोग बोलते हैं वो जर्मन बोल सकते हैं, है ना, या कोई और भाषा, तो उसको हम लोग अदर में लिखते हैं, अदर 1%। यही है इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो आप क्या बोलिएगा कि सर इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज, इन बेल्जियम 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। दूसरा डच लैंग्वेज कितना, 59%, और अदर जो है वो 1%। अब देखिए यहां पे है क्या कि जिस एरिया में फ्रेंच स्पीकर वो रहते हैं उसको हम लोग एक अलग टर्मोलॉजी के रूप में यूज करते हैं, है ना, उसको अलग टर्मोलॉजी दिया जाता है। डच जो बोलते हैं वहां एक अलग टर्मोलॉजी है, और अदर जो बोलते हैं वहां पे एक अलग टर्मोलॉजी है। ओके, तो मतलब कि अगर हम लोग डच के बात करें या फिर फ्रेंच की बात करें, है ना, तो ये चीजें हमें अलग अलग रीजन के नाम पर रखा जाता है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो फ्रेंच इवोल्यूशन जिस एरिया में बोला जाता है उसको हम लोग बेलोनिया कहते हैं, और डच जिस एरिया में बोला जाता है उसको फ्लेमिश कहते हैं। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्रेंच है वो किस रीजन में बोला जाता है और डच किस रीजन में बोला जाता है। तो हमारा जवाब होगा फ्रेंच जो है वो बेलोनिया रीजन में बोला जाएगा, और डच जो था वो फ्लेमिश रीजन।